हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर 2, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। एंड कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी नीचे फॉलो कर सकते हैं एंड कोई भी लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड है so you can contact me for the live classes also, one-to-one classes also, as new batch is also starting. So let's start. Now this is something about me. अगर आप contact करना चाहते हैं, this is my email ID, this is my Instagram ID, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं। Now let's start. Now, what is economic planning? It is a system under which central authority sets a set of plans and programs and policies to achieve those targets within specific period of time. अब इकोनॉमिक प्लानिंग वो सिस्टम है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या थी, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ही सेट करती थी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट्स, ताकि वो टारगेट्स अचीव कर सके इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता था जिसमें वो सारे टारगेट्स को अचीव करना होता था। इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटी। ये डेफिनेशन दी थी प्लानिंग कमीशन ने कि कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना ताकि डेवलपमेंट हो कंट्री की इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से जितने भी रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। नाउ प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950 अंडर प्रोफेसर महालानोबिस। प्लानिंग कमीशन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अभी कब सेट हुआ था? इन ईयर 1950 अंडर प्रोफेसर महालानोबिस एंड अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने इन जनवरी 2015। और इसलिए किया गया है ताकि जीडीपी ग्रोथ जल्दी हो, स्पीड इसकी ज्यादा हो। नाउ व्हाट वाज द नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया? इट वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब ब्रिटिशर्स की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी थी, इट वाज वेरी बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वाज लो, GDP was extremely low. Such an economy could not be left to the market forces of demand and supply. ऐसी इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जा सकता डिमांड एंड सप्लाई के। It needed a big push of investment supported by the government. अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी कंट्री में और वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ही कर सकती थी, गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो सकती थी। Now we'll study directive planning and comprehensive planning. सबसे पहले directive planning. It is a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that there is equilibrium. अभी वो सिस्टम है प्लानिंग का जो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ताकि सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस को डायरेक्ट किया जा सके और इक्विलिब्रियम हो इकोनॉमी के अंदर। नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट वाज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब डायरेक्टिव प्लानिंग सिर्फ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही चलती थी। देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन नहीं था इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। डायरेक्टिंग प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड टू अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। अभी डायरेक्ट करते थे बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और ऐसी प्लानिंग किस इकोनॉमी में होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है, जहां पे स्टेट पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम होती है, ना के बराबर होती है, और फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही इकोनॉमी मूव करती है। Now, what is comprehensive planning? It refers to a system in which government participates in the process of growth and development. ये वो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इट इज परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। अभी सोशलिस्ट इकोनॉमीज में भी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमीज में भी होती है। इन मिक्स्ड इकोनॉमीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट। अब मिक्स्ड इकोनॉमीज में दोनों सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। अब इंडिविजुअल गेन्स देखने होते हैं, वी टॉक अबाउट कैपिटलिज्म। अगर सोशल गेन्स देखने होते हैं, वी टॉक अबाउट सोशलिज्म। सो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वो प्लानिंग है जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होता है, और ये दोनों तरह की इकोनॉमीज में होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज में भी और
मिक्स्ड इकोनॉमीज में भी दोनों सेक्टर्स हैं इसमें, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? पहली है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अब एक एक करके इसे हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? Capitalist economy is defined as the one in which means of production are owned by individuals and individuals are free to take economic decisions as guided by the principle of profit maximization. अब capitalist economy वो economy होती है जिसमें जो production है वो individuals करते हैं और individuals अपने हिसाब से decisions ले सकते हैं और इनका principle क्या होता है? Profit maximization. They want to gain more and more profit. अब features क्या होते हैं capitalist economy के? पहला feature है प्राइवेट ओनरशिप होती है प्रोडक्शन में. सेकंड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ऐसे यूज होते हैं ताकि उनके प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके. थर्ड, रोल ऑफ गवर्नमेंट जो लार्जली है दैट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस. तो रोल ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस को इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. Now, what are the merits of capitalist economy? First, it promotes self-interest. Then, profits are maximized. Third, GDP growth is accelerated. तो self-interest के लिए होता है, individual self-interest के लिए production कर रहे होते हैं और इनका aim क्या होता है? Profit maximization. और इससे GDP growth भी increase हो जाती है. Now, what is the demerit? Demerits होते हैं first, ignores collective interest of the society. अब capitalism collective interest of the society को ज्यादा प्रमोट नहीं करता, इग्नोर करता है इसको, इस पॉइंट को. प्रोड्यूस गुड्स विद हाई प्रॉफिट्स. अब ये डीमेरिट ही हो गया, ये वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसके प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा हो. थर्ड, सैटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच. नाउ कैपिटलिस्ट ऑलवेज एम टू सैटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच पीपल. लास्ट, ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस. सो ग्रोथ होती है इकोनॉमी में बट इट इज विदाउट सोशल जस्टिस. इक्वालिटी नहीं होती है ग्रोथ में. Now, what is socialist economy? It is the one in which there is a social ownership of the means of production. इसका मतलब क्या है? जो means of production है उसके social ownership है, collective ownership है, या हम public ownership भी कह सकते हैं. Economic decisions are taken by the central authority. Central authority economic decisions लेती है, जैसे government central authority है. Economic decisions are taken by the government. Third, social welfare. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर. जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर है. नाउ फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, सोशल वेलफेयर बढ़ जाएगा. थर्ड, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो डायरेक्ट होगी प्रोडक्शन के प्रोसेस में. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? अचीव्स इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इक्वालिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में. दैट मीन्स देयर विल बी इंक्लूसिव ग्रोथ. हर पर्सन की ग्रोथ होगी इसमें बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर. इंक्लूसिव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. सबके साथ जस्टिस होगा. Then demerits. First is GDP growth remains slow process. GDP growth कम ही होगी because main objective is social welfare rather than profit maximization. Production is not directed by the principle of profit maximization. इसकी वजह से जो GDP growth है वो slow process है. Now next is mixed economy. What is mixed economy? It is the one in which there is private as well as public ownership. Private ownership भी होती है, public ownership भी होती है like India. मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, प्राइवेट ओनरशिप भी है, पब्लिक ओनरशिप भी है. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जो प्रोडक्शन डिसीजंस हैं वो लार्जली लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ सोशल जस्टिस. दोनों चीजें देखी जाएंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल जस्टिस भी. सो सोशल जस्टिस विल ऑल्सो बी चेक्ड एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल ऑल्सो बी देयर इन मिक्स्ड इकोनॉमी. Now, features of mixed economy. Means of production are owned by private entrepreneurs as well as the government. Private entrepreneurs भी होंगे इस इकोनॉमी में और government भी ओनर होगी इस इकोनॉमी में. Second point, private sector profit maximization. अब जो private sector है, it aims towards profit maximization and public sector, that is government, aims towards social welfare.
Now, what are the merits of mixed economy? It combines with the merits of capitalist as well as socialist economy. तो दोनों के merits combine हो जाएंगे, capitalist के भी socialist economy के भी. Then GDP growth भी ज्यादा होगी. There will be social welfare also. Demerits क्या होंगे? Government is inflicted with corruption. अब यहाँ पे corruption भी होगा because दोनों चीजें हैं. Privatization of public enterprises, और privatization ज्यादा होगा public enterprises का because main aim will be the profit maximization. So these are the demerits of mixed economy. Now long period and short period goals of planning in India. अब हम long period और short period goals दोनों पढ़ेंगे. Long period common goals of 5-year plans और short period objectives of plans. Now long period goals में सबसे पहला जो objective है that is GDP growth. It means increase in GDP implies increase in level of output in the economy. अगर GDP बढ़ जाएगा there will be increase in output in the economy. Also increase in flow of goods and services in the economy. अगर GDP growth होगा so goods and services का flow भी increase हो जाएगा economy में, ज़्यादा production होगी goods and services की. Then next it depends on 2 factors. अब 2 factors पे depend करता है increase in GDP. First is increase in resource base of the country. अगर resources बढ़ जाएंगे so अगर resource base बढ़ेगा country का तो GDP growth भी ज़्यादा हो जाएगा. Increase in productivity through innovative technology. अगर productivity increase कर देंगे हम तब भी जो GDP है वो increase हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा goods and services produce हो सकते हैं innovative technology से. So first goal is GDP growth. Next is full employment. When all the people who are able to work and willing to work at market wage rate are getting work. अब full employment क्या होती है? जब सारे लोग जितने भी काम करना चाहते हैं, जो willing है काम करने के लिए, at market wage rate, जो भी wages उनको market में मिल रहे हैं और उनको काम मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं full employment. Those who are able to work and are willing to work must get work. तो aim क्या है कि जो काम करना चाहता है and those who are willing to work, they should get work. This is social objective of planning. तो एक objective है, social objective है planning का. More and more people should participate in the process of growth. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को process of growth में participate करना चाहिए. Benefits of growth must be shared across wider section. तो benefits of growth जो भी फायदे होंगे growth से वो सबको मिलने चाहिए, wider section of society को मिलने चाहिए. So second objective is full employment. Third is equitable distribution or equity. Now what is this? Economic growth would be meaningless exercise if benefits of growth accrue only to handful people of the society. अगर थोड़े से लोगों की ही growth हो so economic growth का कोई मतलब ही नहीं है. We want कि wider section of people की growth हो. Now growth serves virtually no purpose in society where rich tend to become rich and poor continue to struggle. So ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं है अगर रिच लोग रिच होते जाएंगे और पुअर लोग स्ट्रगल करते जाएंगे. वी वांट ग्रोथ ऑफ एवरीवन. बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. जो भी ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. देन implies social equality. इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी हो, सोशल इक्वालिटी हो, हर पर्सन की ग्रोथ हो. Now fourth is modernization. Updation and adoption of modern technology in the process of growth. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी इकोनॉमी की. ग्रीन रेवोल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग चेंज इन द आउटपुट. अब ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जांपल है कैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस लेके आएगी आउटपुट के अंदर. आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी इनोवेशंस की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से. मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू चेंज इन सोशल आउटलुक. मॉडर्नाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि सोशल आउटलुक चेंज हो जाएगी. अब रिसेंटली आईटी रेवोल्यूशन से रीडिफाइन हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू बीपीओ. अब बीपीओ से काफी चीजें चेंज हुई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से. नाउ सेल्फ सफिशिएंसी इज आल्सो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स. किसी की हेल्प के बिना सेल्फ सफिशिएंट होना, विदाउट इंपोर्ट्स हम खुद के लिए प्रोडक्शन कर पाए. दिस गोल वाज हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 plans. So first 7 plans में हाई प्रायोरिटी थी. आफ्टर ब्रिटिशर्स हमें सेल्फ सफिशिएंसी की बहुत जरूरत थी. वी वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड बाहर से हम इंपोर्ट कम करना चाहते थे. नाउ शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स.
When first plan was initiated, the country was battling severe shortage of food grains. अब food grains की बहुत ज़्यादा shortage थी first plan में. Enthusiastic achievement of first plan promoted the planners to shift the focus from agriculture to industry. So first plan में ये promote हुआ था कि agriculture से हमें industry पे focus करना चाहिए. Third plan emphasized the need for self-sufficiency in food grain production. थर्ड प्लान में क्या एम्फसाइज हुआ कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए फूड ग्रेन्स के लिए, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करने चाहिए, हमें खुद जो फूड ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस करने चाहिए. Now fourth plan focused on price stability and fuller utilization of manpower. फोर्थ प्लान में क्या किस पे फोकस किया था कि प्राइस स्टेबल रहे और ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को हम यूटिलाइज कर पाए. Alleviation of poverty was the principal objective of fifth and sixth plans, while the seventh plan stressed the need for greater employment opportunities. तो एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी ये फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे और सेवेंथ प्लान ने स्ट्रेस दिया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब्स मिले. एट्थ प्लान रीइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बिसाइड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. जो एट्थ प्लान है इट रीइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिलना चाहिए बिसाइड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. और ये भी उन्होंने प्रमोट किया कि हर पर्सन को एजुकेटेड होना चाहिए, एवरीवन शुड बी एजुकेटेड. नेक्स्ट, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंट स्टेबिलिटी वर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नाइन्थ प्लान. नाइन्थ प्लान के प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स थे. देन टेंथ प्लान स्ट्रेस द नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब टेंथ प्लान में था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए. Then poverty reduction, job creation and protection of environment were the focus areas of 11th plan. 11th plan के focus areas क्या थे? Poverty reduction, job creation और environment की protection. 12th plan, it stressed the need for sustainable as well as inclusive growth. 12th plan में किस पे stress दिया गया था? Sustainable development के लिए, future development के लिए, जो future generation है उनकी development के लिए और inclusive growth की, सबकी growth. Now, first plan was from April 1951 to March 1956. Then second plan was from April 1, 1956 to March 31, 1961. Then third plan, April 1, 1961 to March 31, 1966. फिर 3 annual plans बने थे 1966 से लेके April 1, 1966 से लेके March 31, 1969 तक. Then fourth plan, April 1, 1969 से लेके March 31, 1974 तक. Then fifth plan, April 1, 1974 से लेके March 31, 1979 तक. और annual plan था फिर April 1, 1979 से लेके March 31, 1980 तक. तो यहाँ पे एक annual plan था और third plan के बाद 3 annual plans थे, 3 annual plans बने थे 66 से लेके 69 तक. Then sixth plan, April 1, 1980 से लेके March 31, 1985 तक. Then seventh plan, April 1, 1985 से लेके March 31, 1990 तक. Then 2 annual plans बने थे April 1, 1990 से लेके March 31, 1992 तक. Then 8th plan, April 1, 1992 to March 31, 1997. 9th plan, April 1, 1997 to March 31, 2002. 10th plan, April 1, 2002 से लेके March 31, 2007 तक. 11th plan, April 1, 2007 से लेके March 31, 2002 तक. Then 12th plan, April 1, 2012 से लेके March 31, 2017 तक. तो ये सारे हमारे annual plans हैं. Now here's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.